हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, जो कि है लेजिस्लेचर। हमने इससे पहले एग्जीक्यूटिव वाला जो पार्ट है उसको कवर कर लिया है। एग्जीक्यूटिव हमने देखा था, अब हम देखेंगे लेजिस्लेचर, जो कि हमारे 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक में। लेजिस्लेचर का मतलब आपको पता ही होगा। लेजिस्लेचर मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी, मतलब जो लॉज बनाते हैं। अब इसके बारे में देखेंगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लेजिस्लेचर की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, हमें क्यों ज़रूरत है लेजिस्लेचर की, इसके फंक्शंस और पावर्स पढ़ेंगे पार्लियामेंट के, लॉ मेकिंग प्रोसीजर देखेंगे कि कैसे पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं और पार्लियामेंट खुद को कैसे रेगुलेट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, क्या बिना पार्लियामेंट के हमारा जो इंडिया है वो नहीं चल सकता है। देखते हैं पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। लेजिस्लेचर जो है, ठीक है, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट ही है। तो लेजिस्लेचर एक लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, बल्कि लॉ मेकिंग लेजिस्लेचर का एक क्या है, फंक्शन है। ये सेंटर है सारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेसेस का। इसमें वॉकआउट्स होते हैं, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, यूनिमिटी, कंसेंट, कॉपरेशन, ये सारी चीज़ हमें लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में देखने को मिलती है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पस जो है सर्व करते हैं। अब अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी तब तक इनकन्विंसिबल होगी, मतलब तब तक वो फ़ायदेमंद ही नहीं होगी जब तक एक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, लेजिस्लेचर नहीं होगा। ठीक है, जब तक डेमोक्रेसी कोई मायने नहीं रखती, इनकन्विंसिबल है, जब तक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता और जब तक लेजिस्लेचर नहीं होता, इफेक्टिव और एफिशिएंट लेजिस्लेचर नहीं होता। The legislature also helps in holding the representative accountable. तो लेजिस्लेचर ये भी इंश्योर करता है, इस चीज़ में भी हेल्प करता है लोगों के लिए कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, वो अकाउंटेबल रहें। एंड दिस इज़ वेरी बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर है ना, अब वो अपना सेंट्रल प्लेस खो रही हैं। इंडिया में भी जो कैबिनेट है वो पॉलिसीज़ को इनिशिएट करते हैं, एजेंडा सेट करते हैं गवर्नेंस के लिए। एंड दिस लेड, इससे क्या हो गया है कि जो पार्लियामेंट है ना वो डिक्लाइन होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। लेकिन हालांकि हर एक जो स्ट्रॉन्ग कैबिनेट होते हैं तो वो, मतलब अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट होगा तो लेजिस्लेचर में उसको मेजॉरिटी तो मिलेगी। स्ट्रॉन्ग लीडर जो है उसको पार्लियामेंट को फेस करना पड़ेगा और पार्लियामेंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा उसके सभी क्वेश्चंस का आंसर देकर। Herein lies the democratic potential of the parliament. अब it is recognized as one of the most democratic open forum of debate. अब पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं, मोस्ट डेमोक्रेटिक ओपन फॉरम ऑफ डिबेट। हम इससे ओपन फॉरम ऑफ डिबेट क्यों कहते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट आपने देखा होगा संसद भवन होती है, यहाँ पे सेंटर में कोई होता है, ठीक है, इस टाइप से वहाँ पर क्या लगी होती है, चेयर्स लगी होती हैं और लोग क्या करते हैं, लोग नहीं मतलब जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी अपनी बातें सामने रखते हैं। वहाँ पर बहस भी होती है, डिबेट्स भी होती है और जितनी ज़्यादा डिबेट्स होंगी किसी भी एक इशू पर, उतना ही ज़्यादा वो जो इशू है, वो जो पॉलिसी है वो अच्छी बनेगी, क्योंकि उसमें सभी के जो भी व्यूज़ हैं उसको देखा जाएगा। On account of its composition, it is the most representative of all organs of the government. It is above all, सबसे ऊपर होती है ये, ठीक है, जिसमें पावर भी होती है। ये भी पावर है कि वो गवर्नमेंट को चूज़ भी कर सकती है, उसको डिसमिस भी कर सकती है। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये बस एक एक्टिविटी दी गई है, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, वाई डू वी नीड 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट के 2 हाउसेस की ज़रूरत क्यों होती है। 2 हाउसेस आपको पता होगा कौन से होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो इन दोनों हाउसेस की ज़रूरत हमें क्यों है, देखते हैं।
पार्लियामेंट का मतलब होता है नेशनल लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को ही हम पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट को ही हम लेजिस्लेचर कहते हैं। जो स्टेट के जो लेजिस्लेचर होते हैं उनको स्टेट लेजिस्लेचर कहा जाता है। और इंडिया में जो पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेज हैं। जब 2 हाउसेज होते हैं लेजिस्लेचर के उसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं, ठीक है। और जो 2 हाउसेज होते हैं इंडियन पार्लियामेंट के वो कौन कौन से? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हम राज्यसभा कहते हैं, और हाउस ऑफ पीपल जिसको हम लोकसभा कहते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल क्यों कहा जाता है तो वो हम लोकसभा का जो आगे पार्ट है उसमें देखेंगे। वैसे तो जो लोकसभा है उसको डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, इसलिए इसको हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसने स्टेट्स को ऑप्शन दे रखे हैं कि या तो वो यूनिकैमरल सिस्टम को अपनाएं या फिर बाई कैमरल को अपनाएं। बाई कैमरल और यूनिकैमरल तो दोनों में नाम से ही पता चल रहा है। बाई कैमरल मतलब जिसमें 2 लेजिस्लेचर हों, यूनिकैमरल मतलब जिसमें 1 लेजिस्लेचर हो, 1 पार्लियामेंट हो। तो प्रेजेंट में क्या है, सिर्फ 7 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। अब उन 7 स्टेट्स को ही क्यों बाई कैमरल लेजिस्लेचर वहाँ पर बनाए गए? वहाँ पर इसलिए बनाए गए क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से देखकर बनाए गए। तो देखो, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर बनाए गए हैं। वो कंट्रीज़ जहाँ पर लार्ज साइज़ होता है और ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है तो वहाँ पर 2 हाउस ऑफ नेशनल लेजिस्लेचर होते हैं ताकि सभी सेक्शंस को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके और रिप्रेजेंटेशन मिल सके सभी जोग्राफिकल रीजन्स को और सभी पार्ट्स को कंट्री के। बाई कैमरल लेजिस्लेचर में एक और एडवांटेज होती है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है वो इस चीज़ को पॉसिबल बना देता है कि हर एक डिसीज़न जो है वो रिकन्सिडर हो सके। रिकन्सिडर जैसे कि हर एक डिसीज़न जो है अगर वो एक हाउस के द्वारा लिया गया है तो वो दूसरे हाउस में जाएगा। यहाँ पर अगर डिसीज़न लिया गया है तो इस हाउस में भी वो डिसीज़न जाएगा, वहाँ पर भी उसको अच्छे से एनालाइज किया जाएगा। इसका मतलब है कि हर बार जो बिल है और जो पॉलिसी है वो 2 बार डिस्कस की जाएगी। ये इंश्योर करता है डबल चेक, मतलब 2 बार चेक हो जाता है हर एक मैटर पर। अगर कोई एक हाउस जो है उसने डिसीज़न बहुत जल्दी में लिया या फिर अच्छा डिसीज़न नहीं लिया है तो जो डिसीज़न है वो डिस्कशन के लिए आएगा दूसरे हाउस में और फिर रिकन्सिडरेशन पॉसिबल हो सकेगी। उसके बाद है राज्यसभा। तो राज्यसभा एक हाउस है पार्लियामेंट का। उसके बाद लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो हर एक 2 हाउस में पार्लियामेंट के उसमें डिफरेंट बेसिस होते हैं रिप्रेजेंटेशन के। राज्यसभा जो है वो इंडिया की स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है और ये इनडायरेक्टली इलेक्ट की जाती है। मतलब जो स्टेट्स के रेजिडेंट होते हैं तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो राज्यसभा को इलेक्ट करते हैं। ये जो पीपल है उन्होंने किसको इलेक्ट किया? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट किया, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग राज्यसभा को इलेक्ट करेंगे। अब हम 2 डिफरेंट प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन के देख सकते हैं सेकेंड चैम्बर में। एक तरीका तो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने का, सभी पार्ट्स को कंट्री के उनके साइज और पॉपुलेशन को देखे बिना। हम इसको सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। और ऑन दी अदर हैंड जो कंट्री के पार्ट्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दी जा सकती है उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। सेकेंड मेथड का मतलब है जो रीजन्स और पार्ट्स है जहाँ पर लार्जर पॉपुलेशन है वहाँ पर ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगे सेकेंड चैम्बर में एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर लेस पॉपुलेशन है। यूएसए में हर एक स्टेट जो है वहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है सीनेट में। सीनेट मतलब पार्लियामेंट, और ये इंश्योर करती है सभी स्टेट्स की इक्वालिटी को। बट दिस ऑल्सो मीन कि इसका मतलब ये भी है कि जो स्मॉल स्टेट है तो वहाँ पर सेम रिप्रेजेंटेशन होगी जैसे लार्ज स्टेट में, क्योंकि दोनों में ही क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। अब ये जो सिस्टम है रिप्रेजेंटेशन का जो राज्यसभा ने एडॉप्ट किया है वो यूएसए से अलग है। जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं हर एक स्टेट से, तो वो 4th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें फिक्स किया गया है
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स होते हैं, उसमें से 4th शेड्यूल में ये फिक्स किया गया है। अब क्या होगा कि अगर हम जो है वो अमेरिकन सिस्टम को फॉलो करें, जहाँ पर सभी राज्यसभा में सभी जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाए सभी स्टेट्स को। उत्तर प्रदेश में जहाँ पर इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतने लाख पॉपुलेशन है, तो उसकी जो सीट्स हैं वो सिक्किम की सीट से बिल्कुल इक्वल होंगी। सिक्किम जो वहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है, 5.71 लाख्स हैं। जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले, वो चाहते थे कि दे वांटेड टू प्रिवेंट सच डिस्क्रिपेंसी, तो वो इस डिस्क्रिपेंसी को नहीं चाहते थे, उसको प्रिवेंट करना चाहते थे। तो जहाँ पर लार्जर पॉपुलेशन है स्टेट्स की, वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ज़्यादा होंगे, और जहाँ पर कम पॉपुलेशन है वहाँ पर कम रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। तो एक ज़्यादा पॉपुलर स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो वहाँ पर 31 मेंबर्स होंगे राज्यसभा के, जबकि एक जो स्मॉल स्टेट है वहाँ जैसे कि सिक्किम, तो वहाँ पर कम सीट्स होंगी राज्यसभा की। जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं तो वो 6 इयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं और वो री इलेक्ट किए जाते हैं। मतलब जो सभी मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, तो वो अपनी जो टर्म को है उसको सेम टाइम पर कंप्लीट नहीं करते। मतलब हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है राज्यसभा के, वो अपनी टर्म को कंप्लीट कर लेते हैं और उनके लिए इलेक्शन हेल्ड किया जाता है। मतलब जो राज्यसभा के मान लो ये मेंबर्स हैं, इस यहाँ पर मान लो अगर 4 मेंबर्स है, वैसे 4 तो नहीं होंगे लेकिन अगर सपोज करें मान लो 4 मेंबर्स है राज्यसभा में, तो ये 6 इयर्स के लिए इलेक्ट किए गए हैं। जब एक की 6 टर्म पूरी हो जाती है तो इनके लिए दोबारा से जो है इलेक्शन किया जाएगा, लेकिन ये तो यहीं पर रहेंगे। और जब इनकी टर्म कंप्लीट हो जाती है तो इनके लिए फिर दोबारा इलेक्शन किया जाएगा। राज्यसभा कभी भी फुली डिसॉल्व नहीं होती, मतलब थोड़े बहुत मेंबर्स राज्यसभा में फिर भी रहते हैं, क्योंकि हर 2 साल में फिर से री इलेक्शन होता है और इसको परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। जो इस अरेंजमेंट की जो एडवांटेज है वो ये है कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, मतलब लोकसभा जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट की जाती है, तो उसके इलेक्शन तो वो तो सारी इकट्ठी डिसॉल्व होती है। तो जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो इलेक्शंस होते हैं, तो जो राज्यसभा है ना वो अर्जेंट बिजनेस के लिए डिस्कस कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा जो है उसके 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट इन मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। ये जो नॉमिनेशन है यहाँ पर हमें बाई कैमरलिज्म दे रखा है जर्मनी में बाई कैमरल सिस्टम कैसा रहा, तो जर्मनी में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है जहाँ पर 2 हाउसेस को फेडरल असेंबली कहा जाता है, बंडस्टैग, एंड फेडरल काउंसिल, बंडस्टैट। असेंबली जो है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम से इलेक्ट की जाती है, ठीक है, कंबाइनिंग डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 4 ईयर्स के लिए इलेक्ट की जाती है। जो 16 फेडरल स्टेट्स है जर्मनी की, तो वो फेडरल काउंसिल में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जो 6 हैं वो उन पर्सन्स में बनाए जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने मार्क जो है मतलब किस फील्ड में बनाए हैं, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। जो 69 सीट्स है बंडस्टैट की, तो वो डिवाइडेड हैं अमंग द स्टेट्स, मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जितनी पॉपुलेशन है। तो जो मेंबर्स हैं वो जनरली कौन है, मिनिस्टर्स हैं गवर्नमेंट में स्टेट लेवल पर, ठीक है, ये अपॉइंट किए जाते हैं, इलेक्ट नहीं किए जाते, इनको अपॉइंट किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। और इस जर्मन लॉ के अकॉर्डिंग सभी मेंबर्स जो है एक स्टेट से, तो उसको वोट करना पड़ता है एज अ ब्लॉक, एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। कभी कभी जब कॉलिशन हो जाता है गवर्नमेंट का स्टेट लेवल पर, तो वो एग्रीमेंट नहीं बना पाते, ठीक है। और जो बंडस्टैट है उसका दैट डज नॉट वोट ऑन लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव बट ऑल द पॉलिसी areas on which federal state have concurrent power and are responsible for the federal regulation must be passed by it। जो बंडस्टैट है, ठीक है, तो वो क्या है, वो सभी लेजिस्लेचर पर वोट नहीं करती है, लेकिन सभी जो पॉलिसी एरियाज़ हैं जहाँ पर जो फेडरल स्टेट है उनके पास कंकरेंट पावर्स हैं और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फेडरल रेगुलेशन के लिए।
अब बात आती है लोकसभा की, जो कि सेकंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट है। लोकसभा जो है और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं तो वो लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हमने पढ़ा था कि जो लोग हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट करते हैं, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली राज्यसभा को इलेक्ट की जाती है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती हैं। इलेक्शन के पर्पज़ के लिए सभी कंट्रीज़ जो हैं, ठीक है, स्टेट इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वह टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड होते हैं रफली, जिसमें इक्वल पॉपुलेशन। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा इंडिया है, तो इस इंडिया में क्या है कि छोटे छोटे पार्ट्स में कंट्रीज़ को डिवाइड कर दिया, जो स्टेट्स है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, और यहाँ पर अलग अलग जगहों पर क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ के लोग यहाँ पर इलेक्शन करेंगे, यहाँ के लोग यहाँ पर इलेक्शन वोट देंगे। अब क्या होता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के अकॉर्डिंग, जिसमें 18+ जो अडल्ट होते हैं वो वोट करते हैं, जहाँ पर वैल्यू जो है वोट की हर एक इंडिविजुअल के लिए वो इक्वली होगी, मतलब एक ही वोट कर सकते हैं सभी। और एट प्रेजेंट 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। अगर टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो 545 है, जो दो हैं 545 है, बाकी यहाँ पर 543 दे रखी है। जो 2 सीट्स हैं तो वो एंडो इंडियंस के लिए होती है, मतलब जो इंडियंस नहीं होते बल्कि जो बाहर से आते तो उनके लिए भी 2 सीट्स रिजर्व करके रखी जाती है। अभी जो नंबर है वो 1971 से चेंज नहीं हुआ है। लोकसभा जो है वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट की जाती है एंड दिस इज़ द मैक्सिमम। हमने चैप्टर में एग्जीक्यूटिव के चैप्टर में देखा कि 5 साल कंप्लीट करने से पहले जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो सकती है अगर कोई भी पार्टी और कॉलिशन जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म कर ले, या फिर जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एडवाइस कर दे प्रेसिडेंट को कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर दे और एक फ्रेश इलेक्शन से दोबारा से इलेक्शंस को होल्ड करे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डज द पार्लियामेंट डू। पार्लियामेंट क्या करती है, संसद भवन के क्या फंक्शंस होती हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के क्या फंक्शन होते हैं, और क्या दोनों जो हाउसेस हैं पार्लियामेंट के उनके सिमिलर फंक्शंस होते हैं, सेम फंक्शंस होते हैं, या फिर उनकी जो पावर्स है दोनों हाउसेस के उसमें कोई डिफरेंस होता है। अपार्ट फ्रॉम लॉ मेकिंग, ठीक है, लॉ मेकिंग तो करती ही है पार्लियामेंट, लॉज तो बनाती ही है, उसके अलावा पार्लियामेंट जो है वो बहुत सारे दूसरे फंक्शंस में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अब इन फंक्शंस को देखते हैं क्या है। फर्स्ट फंक्शन है लेजिस्लेटिव फंक्शन। अच्छा, लेजिस्लेटिव फंक्शन में क्या होता है, पार्लियामेंट इनेक्ट्स लेजिस्लेशन फॉर द कंट्री, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग चीफ लॉ मेकिंग बॉडी, द पार्लियामेंट ऑफन merely approves legislation, कि जो पार्लियामेंट होती है वो चीफ लॉ मेकिंग बॉडी होती है, ठीक है, और पार्लियामेंट अप्रूव करती है लेजिस्लेशंस को। जो एक्चुअल टास्क है ना, मतलब जो बिल वगैरह जो ड्राफ्ट किए जाते हैं वो एक्चुअल जो टास्क है वो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा किया जाता है। ब्यूरोक्रेसी यानी कि सिविल सर्वेंट्स, उनके द्वारा बिल जो ड्राफ्ट करने का जो टास्क है वो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा किया जाता है। ब्यूरोक्रेसी मिनिस्टर्स, जिस टाइप से मिनिस्टर्स उनको कंसर्न करेंगे, तो मिनिस्टर्स के सुपरविजन में ब्यूरोक्रेसी टास्क बनाने का काम ये टास्क पूरा करती है बिल बनाने का। द सब्सटेंस एंड इवन द टाइमिंग ऑफ द बिल, ठीक है, कि क्या उस बिल में होना चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए उस बिल की, सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, कैबिनेट डिसाइड करती है। नो मेजर बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में कोई भी बिल है वो इंट्रोड्यूस तब तक नहीं हो सकता जब तक उसे कैबिनेट का अप्रूवल ना मिल जाए। इट मीन्स कि बिल को बनाने में कैबिनेट का भी एक बहुत मेजर रोल है। जो मेंबर्स हैं, मतलब जो मिनिस्टर्स नहीं हैं, जैसे कि हम आम लोग पीपल, हम भी बिल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो ये बिल्स होते हैं ना उनके बहुत कम चांस होते हैं कि वो पास हो जाए बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के। मिनिस्टर्स जो बिल बनाते हैं वो तो पास हो जाते हैं, लेकिन हम आम जनता अगर बिल बनाते हैं तो उसके बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन हमारा है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड एंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव्स जो लॉज इम्प्लीमेंट करते हैं,
हमने पढ़ा था कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दीज आर एग्जीक्यूटिव्स। ब्यूरोक्रेसी भी एग्जीक्यूटिव में आती है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। अब देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो पार्लियामेंट का सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ना, वो यही है कि एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना। एग्जीक्यूटिव अपनी अथॉरिटी से ओवरस्टेप ना कर ले, ज़्यादा यूज़ ना कर ले अपनी पावर का, मतलब मिस यूज़ ना कर ले। एंड रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल हु हैव इलेक्टेड देम, जिन्होंने उसको इलेक्ट किया है उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहे। इस फंक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वी शैल डिस्कस दिस फंक्शन इन ग्रेटर डिटेल लेटर इन दिस चैप्टर। फाइनेंशियल फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन क्या है? फाइनेंस से जुड़ी हुई, फाइनेंस से जुड़ा कोई फंक्शन। तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारा पैसा खर्च करती है बहुत सारे मैटर्स पर, पॉलिसीज़ बनाती है। देखो, अगर कोई नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है, या फिर कोई नई बैठक बिठानी है जिसमें आम जनता भी होनी चाहिए, तो उस चीज़ के लिए भी पैसा खर्च होगा, उनकी अरेंजमेंट करने के लिए भी पैसा खर्च होगा। तो ये पैसा आता कहाँ से है? गवर्नमेंट इतना पैसा कमाती कैसे है? तो ये तो सबको ही पता होगा। गवर्नमेंट इतना पैसा कैसे कमाती है? टैक्स से कमाती है। जो हमसे टैक्स लिए जाते हैं, पानी का टैक्स, ठीक है, घर का टैक्स, हर चीज़ का टैक्स लिया जाता है, तो यही गवर्नमेंट की कमाई होती है। हाउएवर इन डेमोक्रेसी में क्या होता है? लेजिस्लेचर टैक्सेशन को कंट्रोल करता है, जिस तरीके से, मतलब कि गवर्नमेंट किस तरीके से मनी को यूज़ करे, ठीक है। गवर्नमेंट उसका मिसयूज़ कर रही है या उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर रही है, कितना फ़ंड वो यूज़ कर रही है, सारा काम लेजिस्लेचर का ही होता है। अगर जो इंडिया की गवर्नमेंट है, ठीक है, उसे कोई भी नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना हो कि भाई इस चीज़ पर, मान लो अभी घर का टैक्स लगा हुआ है, फिर मान लो गवर्नमेंट ने पानी का टैक्स भी लगा दिया, अगर ऐसे ही कोई नया टैक्स गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना हो तो इसको सबसे पहले लोकसभा का अप्रूवल चाहिए। लोकसभा हमने पढ़ा था, लोकसभा में 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट की जाती है, ठीक है, तो लोकसभा का अप्रूवल चाहिए इसको। जो फाइनेंशियल पावर्स हैं पार्लियामेंट की, ठीक है, इन्वॉल्व ग्रांट ऑफ रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम्स। अगर कोई भी प्रोग्राम्स जो है वो गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करनी है तो पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट इन्वॉल्व होती है कि वो गवर्नमेंट को कितने रिसोर्सेज ग्रांट करे। गवर्नमेंट को है ना, लेजिस्लेचर को मनी के बारे में सारी चीज़ें बतानी होती है कि किस चीज़ में उन्होंने स्पेंड किया, ठीक है, क्या रिसोर्सेज यूज़ किए। एंड जो लेजिस्लेचर है वो ये भी इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट जो है इसको मिस स्पेंड ना कर ले। मिस स्पेंड मतलब गलत तरीके से यूज़ ना कर ले। ओवर स्पेंड मतलब ज़्यादा यूज़ ना कर ले। मतलब अगर कोई काम अगर 1 लाख में हो रहा है तो उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट अगर 5 लाख लगा रही है तो इस चीज़ का भी लेजिस्लेचर ध्यान रखता है कि वो ओवर स्पेंड ना करे, ठीक है। ये बजट के थ्रू किया जाता है, एनुअल जो हर ईयर में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ही हमें कार्टून दे रखे हैं एंड ये जो कार्टून्स हैं उनके क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। पार्लियामेंट इज़ द बॉस एंड मिनिस्टर्स आर लुकिंग वेरी हम्बल हियर, ठीक है। पार्लियामेंट क्या होता है, इसमें बता रखे कि पार्लियामेंट क्या है, बॉस है। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं ये पार्लियामेंट है, दिस इज़ पार्लियामेंट, ठीक है। एंड बाकी जो मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट पर ही निर्भर है, ओके। दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स पावर टू सेंक्शन मनी टू डिफरेंट मिनिस्टर्स। यहाँ पर वो जो मनी है देखिए उसको बांट रही है, मतलब सारी जो अथॉरिटी है वो सारी अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास ही है कि मिनिस्टर्स को कितने पैसे देने हैं। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन। Parliament represent the divergent views of members from different regional, social, economic, religious groups of different parts of the country। की जो पार्लियामेंट है वो डाइवर्जेंट व्यूज़ का मतलब होता है अलग अलग व्यूज़, ठीक है। मेंबर्स के अलग अलग व्यूज़ जो हैं उसको पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट रीजनल से, सोशल, इकोनॉमिक, ठीक है, सोशल अलग सोसाइटी से, इकोनॉमिक व्यूज़ अलग होते हैं, रिलीजियस groups of different parts of the country. Next and most important function is of parliament is debating function। पार्लियामेंट जो है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिबेट है कंट्री में। मतलब पार्लियामेंट में हम ज़्यादातर क्या देखते हैं, अगर हम टीवी वगैरह में भी देखते हैं तो पार्लियामेंट में ज़्यादातर क्या होती है, डिबेट्स होती हैं। एंड देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन इट्स पावर ऑफ डिस्कशन, कि कितना वो डिस्कस करती है, कितनी डिबेट करती है, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक, मेंबर्स जो चाहे वो बोल सकते हैं किसी भी मैटर पर बिना डरे,
और ये पार्लियामेंट को क्या बना देता है, पॉसिबल बना देता है पार्लियामेंट के लिए कि वो हर एक इशू को, जो भी नेशन फेस कर रहा है, हर एक इशू को अच्छे से एनालाइज कर सके। एंड ये जो डिस्कशन होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज आर कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो डिस्कस कर सकती है और इनेक्ट कर सकती है चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब अगर टाइम टू टाइम हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ती है, तो वो पावर भी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। डिस्कस कर सकती है उन चेंजेस को कि क्या वो चेंजेस लाने चाहिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स हैं दोनों ही हाउसेस की, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेस की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है। एंड ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैव टू बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस। दोनों ही हाउसेस में मान लो अगर कोई अमेंडमेंट करनी है, अमेंडमेंट मतलब कुछ भी चेंज करना है अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, अगर कोई अमेंडमेंट करनी है तो क्या करना पड़ता है कि दोनों ही हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा में भी मेजॉरिटी होनी चाहिए, राज्यसभा में भी मेजॉरिटी होनी चाहिए कि उसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमें चेंज लाना है किसी भी इशू पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्टोरल फंक्शन। ओके, इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट इलेक्टोरल फंक्शन भी परफॉर्म करती है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है, वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करती है, ठीक है। नाम से ही पता चला इलेक्टोरल मतलब इलेक्ट करना। तो जो पार्लियामेंट होती है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों को ही इलेक्ट करती है। उसके बाद लास्ट जो हमारा फंक्शन है वो जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शन जो है पार्लियामेंट का वो इंक्लूड करता है क्या, कंसिडरिंग द पर्पस ऑफ रिमूवल। जुडिशियल फंक्शन में क्या आ जाता है कि हम जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो रिमूव कर सकती है प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो जजेस हैं उनको रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ओके, पावर्स ऑफ राज्यसभा की क्या पावर्स हैं, तो यहाँ पर दोनों की पावर्स दे रखी है, राज्यसभा और लोकसभा की। तो इसको देखते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, इन अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द पावर्स ऑफ टू हाउसेस। लुक एट द चार्ट शोइंग द पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा की पावर्स एंड राज्यसभा की पावर्स। तो लोकसभा क्या करती है, जो यूनियन लिस्ट, ठीक है, देखो हमने 10th क्लास में पढ़ा था यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में, ठीक है, जो कंट्री लेवल पर होती है, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी लॉज हैं यूनियन लिस्ट के मैटर में, यूनियन लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है, उन पर जो लोकसभा है वो उन मैटर्स पर वो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। मनी और नॉन मनी बिल दोनों को इनेक्ट कर सकती है। अप्रूव्स प्रपोजल फॉर टैक्सेशन के लिए प्रपोजल अप्रूव करती है, बजट्स के लिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है क्वेश्चंस पूछ के, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ के, रिजोल्यूशन एंड मोशन एंड थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या, उसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकती है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में अप्रूवल दे सकती है। इलेक्ट द प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकती है, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकती है। कमेटी जो है उनको एस्टेब्लिश कर सकती है, कमीशंस को एस्टेब्लिश कर सकती है एंड कंसिडर देयर रिपोर्ट्स, उनके रिपोर्ट्स को कंसिडर कर सकती है। नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ राज्यसभा। कंसिडर एंड अप्रूव नॉन मनी बिल, नॉन मनी बिल को अप्रूव कर सकता है, लेकिन मनी बिल में सिर्फ सजेशंस दे सकता है, ठीक है, एंड सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू मनी बिल। अप्रूव नहीं कर सकता मनी बिल को, सिर्फ सजेशंस दे सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अप्रूव करता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करता है क्वेश्चंस पूछ के, इंट्रोड्यूसिंग मोशंस एंड रिजोल्यूशन। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस को भी रिमूव कर सकता है। और ये जो रिमूवल प्रोसेस होता है ना, इसमें वो अकेला ही काफ़ी है, राज्यसभा अकेली ही काफ़ी है। यूनियन पार्लियामेंट को पावर दे सकती है स्टेट लिस्ट के जो भी मैटर्स है उससे रिलेटेड, ठीक है। अब राज्यसभा की पावर्स थी, स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा की। क्या स्पेशल पावर्स है राज्यसभा की? अब जैसा कि हमें पता है कि राज्यसभा एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो कि रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती है स्टेट्स की, मतलब स्टेट से रिलेटेड जो भी काम होता है वो राज्यसभा का होता है। अगर स्टेट से रिलेटेड किसी भी मिनिस्टर को, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, किसी को भी
अगर किसी को भी स्टेट से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस लाने हैं, ठीक है, कोई भी लॉज लानी, कोई भी पॉलिसीज लानी है, तो वो राज्यसभा का अप्रूवल उसे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टेट की पावर्स को प्रोटेक्ट करती है। और अगर कोई भी मैटर जो इफेक्ट करता है स्टेट को, ठीक है, मतलब स्टेट से रिलेटेड कोई भी मैटर है, तो उसे कंसेंट और अप्रूवल चाहिए, किसका? राज्यसभा का। अगर यूनियन पार्लियामेंट चाहती है कि वो कोई भी स्टेट लिस्ट है, कोई जो स्टेट लिस्ट है उसमें से कोई भी मैटर को रिमूव करना है, ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? यूनियन लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट है, तो उसे राज्यसभा का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। एंड ये जो प्रोविज़न है यही इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, यही इसकी पावर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर है राज्यसभा की। जो एक्सपीरियंस है वो दिखाता है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो अपनी पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को रिप्रेजेंट करने से ज़्यादा। अब वो पावर्स जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा एक्सरसाइज कर सकती है, तो यहाँ पर ऐसी भी पावर्स है जो सिर्फ लोकसभा एक्सरसाइज कर सकती है। राज्यसभा जो है वो इनिशिएट नहीं कर सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती मनी बिल्स को, ठीक है, मनी बिल्स जो होते हैं इनिशिएट स्टार्टिंग नहीं कर सकती, उनको रिजेक्ट नहीं कर सकती, उनमें चेंजेस नहीं ला सकती, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए नहीं होती। राज्यसभा जो है वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन उसको रिमूव नहीं कर सकती। अब आप बता सकते हो ऐसा क्यों कि लोकसभा के पास अथॉरिटी है मनी बिल्स में या फिर रिमूव करने में, राज्यसभा के पास क्यों नहीं है? राज्यसभा जो है वो एमएलएस के द्वारा इलेक्ट की जाती है। मतलब हमने पढ़ा था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लोग इलेक्ट करते हैं, हम लोग इलेक्ट करते हैं। फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो राज्यसभा को इलेक्ट करती है। फिर राज्यसभा डायरेक्टली इलेक्ट थोड़ी ना हुई, इनडायरेक्टली इलेक्ट हुई। तो यही एक रीज़न है इसका कि राज्यसभा को ऐसी पावर्स नहीं दे रखी हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ गिविंग सर्टेन पावर्स टू राज्यसभा। डेमोक्रेटिक फॉर्म में जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट की है, जो पीपल है, ठीक है, उनके पास फाइनल अथॉरिटी है, लोगों के पास ही पावर होती है। अब इस लॉजिक से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, they directly elected by the people should have the crucial powers of removing government and controlling the finances। कि जो इलेक्ट किए गए डायरेक्टली लोगों के द्वारा, उनके पास पावर होती है रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट को, कंट्रोल करने के लिए फाइनेंसेस को, ठीक है। बाकी स्पेयर्स में देखिए इंक्लूडिंग पासिंग ऑफ नॉन मनी बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड इम्पीचिंग द प्रेसिडेंट एंड रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट, द पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा को इक्वल। ये सारी इन सारे मैटर्स में राज्यसभा और लोकसभा की पावर जो है वो इक्वल है। ओके, हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज? पार्लियामेंट जो है वो लॉज कैसे बनाती है, क्या प्रोसीजर पार्लियामेंट फॉलो करती है लॉज बनाने के लिए? तो जो बेसिक फंक्शन है ना लेजिस्लेचर का, वो लॉ मेकिंग है, लॉज बनाना है। इसके लिए एक डेफिनेट प्रोसीजर भी फॉलो किया जाता होगा, और ये जो प्रोसीजर है ना लॉ मेकिंग के, वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, जबकि कुछ जो है वो कन्वेंशन से आए हैं। फॉलो अ बिल थ्रू द लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड यू विल क्लियरली सी द लॉ मेकिंग प्रोसेस इज टेक्निकल एंड इवन टेडियस। सो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, पूरा प्रोसेस दे रखा है कि बिल कैसे बनता है। सी दिस। ओके, सो सबसे पहले क्या होता है, देखो ये हमारा बिल है, ठीक है, कोई भी बिल है। अब वो बिल जो है उसका किसी भी हाउस में इंट्रोडक्शन होगा, उस बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा नॉन मनी बिल के केस में, ठीक है। एंड उसके बाद क्या किया जाएगा, इस बिल को कमेटी में सेंड किया जाएगा, कमेटी में इस बिल को भेजा जाएगा, ओके, या फिर हाउस में डिस्कस किया जाएगा। अब जो कमेटी है ना, कमेटी में भेजा गया था बिल को, कमेटी एक रिपोर्ट तैयार करती है। अब वो किसी भी जो भी हाउस है उसकी मर्ज़ी है कि वो उसको एक्सेप्ट करे उस रिपोर्ट को या फिर ना करे। फिर जो डिटेल डिस्कशन किया जाता है बिल का, हाउस में पूरा डिटेल डिस्कशन होता है, या तो बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है या उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है तो दूसरे हाउस में भेजा जाता है, ठीक है। और जो दूसरा हाउस है वो या तो अप्रूव करेगा या रिकमेंडेशंस देगा कि भाई और कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर रिकमेंडेशंस देता है, ठीक है, तो जॉइंट सेशन बिठाया जाता है पार्लियामेंट में अगर ज़रूरत होती है तो। मतलब
अगर एक हाउस है, ठीक है, एक हाउस ने तो क्या कह दिया कि बिल को अप्रूव कर दो, दूसरे ने कहा कि बिल को रिजेक्ट करो। अब दोनों का जो है जॉइंट सेशन बिठाया जाएगा जिसमें उनकी वोट करवाई जाएगी उस बिल के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद उसको डिस्कस किया जाएगा, जितनी उसको मेजॉरिटी मिलती है तो उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा। प्रेसिडेंट जो है या तो उसको अप्रूव कर देगा, प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कब करेगा, जब स्पेशल मेजॉरिटी होगी, लेकिन अप्रूव कब नहीं कर सकता, जब मेजॉरिटी नहीं होगी उस बिल को अप्रूव करने के लिए। अब जब प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाता है तो उसको लॉ बना दिया जाता है, उस बिल को क्या बना दिया जाता है, लॉ बना दिया जाता है। ओके, तो एक सिंपल सा प्रोसेस था। अ बिल इज ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स, अलग अलग टाइप के बिल्स हो सकते हैं, ठीक है। व्हेन अ नॉन मिनिस्टर प्रपोजेज अ बिल, नॉन मिनिस्टर का मतलब क्या है, देखो मिनिस्टर्स होते हैं, हम क्या हैं, हम मिनिस्टर्स नहीं हैं, इट मीन्स हम क्या हैं, नॉन मिनिस्टर्स हैं, मतलब लोग हैं, तो इसको प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाएगा। अगर हमें अपना कोई बिल बनवाना है तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाएगा, ठीक है। अ बिल प्रपोज बाय मिनिस्टर, अगर कोई मिनिस्टर कोई बिल जो है प्रपोज करना, उसको बनाना चाहता है, ठीक है, तो उसे गवर्नमेंट बिल कहा जाता है। सो लेट अस नाउ सी द डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है, अलग अलग स्टेजेस देखते हैं। टाइप्स ऑफ बिल, कितने टाइप के बिल्स होते हैं, प्राइवेट मेंबर्स बिल, मनी बिल, गवर्नमेंट बिल, नॉन मनी बिल, ठीक है, एंड ऑर्डिनरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। देखो गवर्नमेंट बिल मिनिस्टर्स का बिल होगा, ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल नॉन मिनिस्टर्स का, ठीक है, मनी बिल है, नॉन मनी बिल है, ऑर्डिनरी बिल जो साधारण लोगों का बिल होता है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस करने हैं तो उस चीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल तैयार किया जाता है। ओके, even before a bill is introduced in the parliament, there may be a lot of debate on the need of introducing such a bill। तो अगर कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करना जाना है पार्लियामेंट में तो वहाँ पर बहुत सारी डिबेट्स होती हैं कि इस बिल को, ऐसे बिल को नीड है ऐसे बिल को इंट्रोड्यूस करने की। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो प्रेशराइज कर सकती है गवर्नमेंट को कि वो इनिशिएट करे बिल को, क्योंकि उसे तो इलेक्शन प्रॉमिसेस अपने फुलफिल करने हैं, ठीक है, विनिंग के चांसेस बढ़ाने हैं। इसका मतलब क्या है कि देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, जब उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन का टाइम आता है तो वो हमें प्रॉमिसेस करती है कि हम ये पॉलिसी लाएंगे, ये पॉलिसी लाएंगे, ऐसे लॉज बनवाएंगे, ठीक है, इससे आपको फ़ायदा होगा, ताकि वो क्या करे, पॉलिटिकल पार्टी को लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जीत जाए, ठीक है, ऐसा किया जाता है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकती है कि वो जो उन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया है जिस बिल के बारे में, उस बिल को वो इंट्रोड्यूस करे, ठीक है। इंटरेस्ट ग्रुप, मीडिया, सिटीजन्स, फॉरम्स में ऑल्सो परस्यूड द गवर्नमेंट फॉर पर्टिकुलर लेजिस्लेशन, ठीक है, तो ये भी प्रेशराइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को। लॉ मेकिंग इज दस नॉट मेयरली लीगल प्रोसीजर, ये एक लीगल प्रोसीजर नहीं है, लॉ मेकिंग एक लीगल प्रोसीजर नहीं है, ठीक है, बट ऑल्सो अ पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब सिर्फ लीगल प्रोसीजर नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन भी है। द प्रिपरेशन ऑफ अ बिल itself involves many considerations such as resources required to implement the law। अब अगर कोई बिल प्रिपेयर करना है, किसी बिल को इंट्रोड्यूस करना है, तो उसमें खुद से ही इतनी सारी कंसिडरेशंस होती हैं, मतलब कि क्या रिसोर्सेज चाहिए उस बिल, उस लॉ को, उसको बिल को लॉ बनाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ को, सपोर्ट और अपोजिशन भी चाहिए, ठीक है, तो सपोर्ट और अपोजिशन तो होता ही है। द इम्पैक्ट दैट द लॉ मे हैव ऑन द इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी एक्सेट्रा, ठीक है। In the era of coalition politics, especially, a bill proposed by the government has to be acceptable to all partners of the coalition। अगर coalition government है, ठीक है, coalition politics है, coalition government फॉर्म हुई है, तो अगर कोई भी बिल गवर्नमेंट जो किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस करती है तो वो coalition में जितने भी पार्टनर्स हैं ना, उन सभी को उस बिल को एक्सेप्ट करना होगा। मतलब ऐसा होना चाहिए कि सारे जो लोग हैं वो उस बिल को एक्सेप्ट करें, तभी वो बिल बन पाएगा, ठीक है।
ऐसी प्रैक्टिकल कंसिडरेशन जो है वो इग्नोर नहीं की, कैन हार्डली बी इग्नोर्ड, ठीक है, इग्नोर नहीं की जाती, मुश्किल से इग्नोर की जाती है। एंड द कैबिनेट कंसिडर्स ऑल दिस बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन टू इनेक्ट द लॉ। कैबिनेट जो होता है वो सारी चीज़ों को कंसिडर करता है, ठीक है, कि क्या सभी पार्टनर्स ने कॉलिशन में जो है सभी पार्टनर्स ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, तभी वो लॉ को इनेक्ट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के डिसीजन पर आता है। वंस द कैबिनेट अप्रूव्स द पॉलिसी, अगर एक बार कैबिनेट ने पॉलिसी को अप्रूव कर दिया तो जो टास्क है ना ड्राफ्ट करने का, लेजिस्लेशन का, वो बिगिन हो जाता है कि कैसे जो है वो पॉलिसी को ड्राफ्ट करना है। जो ड्राफ्ट है ना किसी भी बिल का वो प्रिपेयर किया जाता है किसी भी कंसर्न मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अ बिल रेजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स फ्रॉम 18 to 21 विल बी प्रिपेयर्ड बाय लॉ मिनिस्ट्री, कि अगर कोई बिल जो है वो गर्ल्स की जो मैरिज एज के उस पर होगा 18 to 21 है जो कि, तो वो लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में ऑल्सो भी इन्वॉल्व इन इट, ठीक है, कि जो वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर की जो मिनिस्ट्री है वो भी लॉ मिनिस्ट्री के पास जाएगी, ठीक है। विद इन द पार्लियामेंट अ बिल में बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा और राज्यसभा बाय अ मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है। पार्लियामेंट में जो बिल है वो लोकसभा या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बाय अ मेंबर ऑफ द हाउस, बट ऑफन अ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट इंट्रोड्यूसेस द बिल, लेकिन जो मिनिस्टर होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, बिल को इंट्रोड्यूस करने में। जाएगा तो दोनों में, लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन जो मिनिस्टर है वही रिस्पॉन्सिबल होता है बिल को इंट्रोड्यूस करने में। ओके, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर एक बार वहाँ पर पास हो गया तो राज्यसभा के पास भेज दिया जाएगा। राज्यसभा के पास भी भेज दिया गया और राज्यसभा ने मान लो, वैसे तो वो मनी बिल में कुछ भी अमेंडमेंट्स नहीं करा सकती है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं करा सकती है, क्योंकि वो नॉन मनी बिल के केस में करा सकती है, हमने पावर्स में पढ़ा था ना। लेकिन अगर मान लो नॉन मनी बिल का ही केस है और लोकसभा ने अप्रूव कर दिया उस बिल को, राज्यसभा ने नहीं किया, तो जॉइंट सेशन बिठाया गया। लेकिन जॉइंट सेशन में भी लोकसभा की ही चलती है, क्यों? क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और लोकसभा की वैसे भी मेजॉरिटी ही होगी, क्योंकि लोकसभा मतलब जो पीपल ऑफ द हाउस, मतलब लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, तो ज़्यादा तो लोकसभा की सुनी जाती है। ओके, अ लार्ज पार्ट ऑफ द डिस्कशन ऑन द बिल्स टेक्स प्लेस इन द कमेटीज, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना है, कमेटीज़ के पास जाएगा वो बिल। रिकमेंडेशन जो होगी ना कमेटी की, वो फिर हाउस में भेज दी जाएगी, मतलब अगर कोई कमेटी है उसने कोई रिकमेंडेशन दी है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए बिल, तो वो फिर हाउस में भेजा जाएगा उस रिकमेंडेशन को। दैट इज़ वाई कमेटीज़ आर रेफर्ड टू एज मिनिएचर लेजिस्लेचर, कमेटीज़ को मिनिएचर लेजिस्लेचर कहा जाता है, क्योंकि कमेटीज़ भी लेजिस्लेचर वाला ही काम करती है, ठीक है, कमेटीज़ भी लेजिस्लेचर वाला ही काम करती है। ऐसा कमेटीज़ क्यों बनाई वो हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज़ द सेकेंड स्टेज इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, ये सेकेंड स्टेज होती है लॉ मेकिंग प्रोसेस में। एंड इन थर्ड और फाइनल स्टेज में क्या होता है, बिल को वोट की जाती है। अगर नॉन मनी बिल को पास किया जाना है एक हाउस में, तो उसको अदर हाउस में भेजा जाएगा, एक हाउस में पास कर दिया गया, दूसरे हाउस में भेजा जाएगा, जहाँ पर फिर से सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि जो बिल है ना उसे दोनों ही हाउसेस में इनेक्टमेंट के लिए, मतलब पास होने के लिए दोनों हाउसेस में पास होना पड़ता है। अगर डिसएग्रीमेंट है दोनों हाउसेस में तो क्या होगा, उसको रिसॉल्व किया जाएगा जॉइंट सेशन बिठाकर, दोनों ही जो राज्यसभा और जो लोकसभा है दोनों को साथ में जॉइंट सेशन में बिठाया जाएगा। ओके, इन द few instances when joint session of the parliament were called to resolve a deadlock, the decision has always gone in favor of लोक सभा। मैंने आपको बताया कि जो डिसीजन है वो हमेशा लोकसभा के फेवर में ही जाएगा। इफ़ इट इज़ अ मनी बिल, अगर ये मनी बिल है तो राज्यसभा जो है वो अप्रूव कर कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, या तो वो चेंजेस सजेस्ट करेगी या उसको अप्रूव करेगी, लेकिन उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है, राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है उसको रिजेक्ट करने की, ठीक है। अगर राज्यसभा जो है 14 डेज़ के अंदर कोई एक्शन ही नहीं लेती है, ठीक है, तो बिल को पास कर दिया जाएगा।
अमेंडमेंट्स टू द बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। अगर राज्यसभा कोई अमेंडमेंट बताती है कि ये कुछ चेंजेस इसमें होने चाहिए, तो वो लोकसभा की मर्जी है, लोकसभा उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। यहाँ पर आर्टिकल 109 दे रखा है, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। A money bill shall not be introduced in the Council of States. ओके, तो मनी बिल को पास करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, और मनी बिल जो है वो उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाना चाहिए। जब एक बिल जो है वो दोनों हाउसेस के द्वारा पास कर दिया जाता है, इसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है उसके असेंट के लिए, मतलब अप्रूवल के लिए। प्रेसिडेंट अगर असेंट दे देता है तो वो बिल जो है वो लॉ बन जाता है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव्स को कैसे कंट्रोल करती है। एग्जीक्यूटिव हमने पढ़ा है, जैसे कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होते हैं, तो उसको कैसे पार्लियामेंट कंट्रोल करेगी। ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव है ना वो उस पार्टी से ड्रॉन किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, या फिर कॉलिशन ऑफ पार्टी से अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, जिसकी लोकसभा में मेजॉरिटी होती है। अब ये एग्जीक्यूटिव के लिए डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा कि वो अनलिमिटेड पावर्स को एक्सरसाइज करना उसके लिए डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो कितनी भी पावर्स अपनी मिसयूज़ भी कर सकता है अपनी पावर्स का, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में स्लिप इनटू कैबिनेट डिक्टेटरशिप। कैबिनेट लीड्स द हाउस, ठीक है, वेयर द कैबिनेट लीड्स एंड द हाउस मेयरली फॉलोज। ठीक है, कैबिनेट लीड करता है, ऐसी सिचुएशन में कैबिनेट डिक्टेटरशिप चलती है, और कैबिनेट जो है वही लीड करता है और जो कि हाउस फॉलो करता है। ठीक है, अगर देखो, अगर जो पार्लियामेंट है, सिर्फ जो पार्लियामेंट है वो एक्टिव और विजिलेंट होगी। ठीक है, मतलब उसे अपना काम ठीक से करना आता होगा पार्लियामेंट को। ठीक है, पार्लियामेंट को क्या करना आता होगा, अच्छे से सभी इश्यूज़ को देखना आता होगा, एक्टिव एक्शंस लेने आते होंगे। ठीक है, तुरंत जो चीज़ हुई है उस पर एक्शन लेना। ऐसी अगर पार्लियामेंट होगी ना तो वो अच्छे से रेगुलर और इफेक्टिव चेक रख सकती है, मतलब चेक कर सकती है एग्जीक्यूटिव को। बहुत सारे तरीके हैं जिसमें पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकती है एग्जीक्यूटिव्स को, बट जो बेसिक है ना वो ये कि उसके पास पावर और फ्रीडम है। ठीक है, लेजिस्लेचर के पास पावर और फ्रीडम है। ठीक है, अब उसके पास पावर और फ्रीडम है तो वो इफेक्टिवली और फियरलेसली काम कर सकती है। कोई भी एक्शन जो है लेजिस्लेचर के मेंबर्स के लिए नहीं उठाया जा सकता है, कि अगर वो कोई भी डिस्कशन वगैरह होता है, अगर जो भी उन्होंने लेजिस्लेचर में कहा है तो उन मेंबर्स के लिए कोई भी एक्शन नहीं उठाया जा सकता है। इसको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहा जाता है। जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है लेजिस्लेचर का, ठीक है, लेजिस्लेचर में एक प्रेसिडिंग ऑफिसर भी होता है। ठीक है, जो लेजिस्लेचर का एज अ प्रेसिडेंट होता है, तो उसके पास फाइनल पावर्स होती है। ठीक है, कि क्या क्या प्रिविलेज हुए हैं उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए। जो मेन पर्पस है ऐसी प्रिविलेजेस का, ठीक है, वो लेजिस्लेचर के मेंबर्स को इनेबल करना है कि वो लोगों को रिप्रेजेंट कर पाए अच्छे से और इफेक्टिव कंट्रोल रखे एग्जीक्यूटिव्स पर। तो अब पार्लियामेंट ऐसा कंट्रोल कैसे करती है, कैसे पार्लियामेंट कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, क्या मीन्स अवेलेबल हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए, और क्या जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है वो सक्सेसफुल है एग्जीक्यूटिव के पावर्स को कर्ब करने के लिए, मतलब एग्जीक्यूटिव के पावर्स को कंट्रोल करने के लिए। तो आगे हमारा टॉपिक क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल, कि पार्लियामेंट के पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं कंट्रोल करने के लिए एग्जीक्यूटिव्स को। तो लेजिस्लेचर जो है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम में, मतलब जो वो क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो एग्जीक्यूटिव है ना वो अकाउंटेबल रहे वेरियस स्टेजेस पर। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग पर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड पॉलिसी, मतलब अच्छे से पॉलिसीज़ बनाएं, लॉ का अच्छे से इम्प्लीमेंट करें पॉलिसी का, एंड ड्यूरिंग द पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज जो लेजिस्लेचर है ना डज दिस थ्रू द यूज़ ऑफ वेराइटी ऑफ डिवाइसेस। अब वो कैसे कंट्रोल करता है, बहुत सारे डिवाइसेस है उसके पास, जैसे कि डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन,
अप्रूवल और रेफ्यूज़ल ऑफ लॉज, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन मतलब डिस्कस करना अच्छे से किसी भी इशू को, पॉलिसी को। अप्रूवल ऑफ और रेफ्यूज़ल ऑफ लॉज, ठीक है, कि किन लॉज को अप्रूव करना है, किन लॉज को रेफ्यूज़ करना है। फाइनेंशियल कंट्रोल एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो चारों के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन में क्या होता है, ड्यूरिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस, जब लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है ना, तो लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो डेलिब्रेट करें, ठीक है, पॉलिसी पर, कोई भी पॉलिसी लानी है उस पर डेलिब्रेट करें, ठीक है, एग्जीक्यूटिव की पॉलिसी पर, एंड द वेज विच द पॉलिसी आर इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, मतलब क्वेश्चन करें एग्जीक्यूटिव को कि पॉलिसी किस टाइप की है, ठीक है, और जो पॉलिसी है वो कैसे इम्प्लीमेंट होनी है। अपार्ट फ्रॉम डेलिब्रेटिंग ऑन बिल्स, इसके अलावा कंट्रोल भी रखा जा सकता है एग्जीक्यूटिव्स पर, ठीक है, जनरल डिस्कशन करके। जो क्वेश्चन आर है, ठीक है, क्वेश्चन आर होता है, एक 0 आर होता है। क्वेश्चन आर में क्या होता है, जो कि हर दिन हेल्ड होता है जब पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं। तो उसमें क्या होता है, मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, मतलब कुछ जो मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, वो कुछ क्वेश्चन रेज करते हैं जिनका मिनिस्टर्स को आंसर देना पड़ता है, उसको हम क्वेश्चन आर कहते हैं, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिनिस्टर्स से और मिनिस्टर्स को उसका रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। एक हमारे पास होता है 0 आर। 0 आर में क्या होता है कि जहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं ना, वो फ्री होते हैं कि वो किसी भी टाइप का कोई भी मैटर जो है वो उठा सकते हैं, किसी भी इशू को उठा सकते हैं जो उनको लगता है कि इस पर डिस्कस होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ पर मिनिस्टर्स जो है वो बाउंड नहीं होते, ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि उनको आंसर देना ही देना है, रिप्लाई करना ही करना है, ठीक है। जनरली इस पर डिस्कशन फ्री होते हैं मेंबर्स, कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए, कोई भी पॉलिसी उठाने के लिए, कोई भी मैटर उठाने के लिए। हाफ एन आवर डिस्कशन होता है। फिर हाफ एन आवर डिस्कशन किस चीज़ पर होता है, जो पब्लिक इम्पोर्टेंस की जो मैटर्स हैं, ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं कंट्रोल करने के। जो क्वेश्चन आवर होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव पर एक कंट्रोल रखा जा सकता है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है गवर्नमेंट की, उस पर भी कंट्रोल रखा जा सकता है। तो क्वेश्चन आवर एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट के, तो उन्होंने अपना ग्रेट इंटरेस्ट दिखाया क्वेश्चन आवर में, एंड मैक्सिमम अटेंडेंस रिकॉर्ड की गई है क्वेश्चन आवर के टाइम, मतलब क्वेश्चन आवर के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उन्हें क्वेश्चंस पूछने होते हैं मिनिस्टर्स से। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एम एट एलिसिटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वो कैसी इन्फॉर्मेशन को एलिसिट करते हैं, कैसी इन्फॉर्मेशंस लाते हैं, गवर्नमेंट से कैसी इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछते हैं, मतलब चाहते हैं। वो कौन कौन से इश्यूज़ होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे कि प्राइस राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी के बारे में, एट्रोसिटीज़ ऑन द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो वीकर सोसाइटीज़ जो हैं, वीकर सेक्शंस जो है सोसाइटी के, ठीक है, उन पर क्या एट्रोसिटीज़ है, मतलब क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, गलत बोलिए। रायोट्स के बारे में भी बात की जाती है, ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर डिस्कस किया जाता है। एंड दिस गिव द मेंबर्स एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो मेंबर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है, कि गवर्नमेंट से हर क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई उनको मिल पाए और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वो प्रॉब्लम्स को रखे। जो डिस्कशन है क्वेश्चन आवर के टाइम आर सो हीटेड दैट इट इज़ नॉट अनकॉमन टू सी मेंबर्स raise their voice, walk to the well of the house और walk out। जो डिस्कशंस होते हैं क्वेश्चन आवर के टाइम, तो वो इतने ज़्यादा तीखे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब डिस्कशंस होते हैं, ठीक है। उस टाइम क्या होता है कि ये ज़्यादा अनकॉमन नहीं होता, असाधारण नहीं होता ये, कि जो मेंबर्स हैं उनको ऐसे देखना कि वो अपनी वॉइस ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, ठीक है, वो बीच में उठकर भी कई बार चले जाते हैं या फिर वो प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, अपने पॉइंट पर अड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा अनकॉमन नहीं होता। वैसे भी हम पार्लियामेंट में देखते हैं काफ़ी बहसें होती रहती हैं, ठीक है। एंड दिस रिजल्ट्स इन कंसिडरेबल लॉस ऑफ लेजिस्लेटिव टाइम। अब इससे क्या होता है, लेजिस्लेटिव का टाइम ही जा रहा होता है, मतलब टाइम ही वेस्ट हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लड़ने भी लग जाते हैं लोग।
एट द सेम टाइम वी मस्ट रिमेंबर दैट मैनी ऑफ दीज एक्शंस आर पॉलिटिकल टेक्निक्स। उसी टाइम पर हमें ये भी रिमेंबर करना चाहिए, ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो एक्शंस है ना वो पॉलिटिकल टेक्निक्स हैं, ठीक है, टू गेन कंसेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इन द प्रोसेस फोर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। ये हम किस लिए करते हैं, ताकि जो एग्जीक्यूटिव है उनको अकाउंटेबल होल्ड किया जा सके। अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉज। पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज ऑल्सो एक्सरसाइज्ड थ्रू इट्स पावर ऑफ रेटिफिकेशन। ठीक है, रेटिफिकेशन की पावर से भी एक्सरसाइज किया जाता है। मतलब कैसे किया जाता है, तो एक बिल है वो तभी बिल बन सकता है जब उसको पार्लियामेंट का अप्रूवल मिले। ठीक है, जब तक पार्लियामेंट उसका अप्रूव नहीं कर देती वो बिल नहीं बन सकता। अ गवर्नमेंट दैट हैज़ द सपोर्ट ऑफ अ डिसिप्लिन मेजॉरिटी, कि वो गवर्नमेंट जिसको मेजॉरिटी का सपोर्ट मिल जाता है तो उसके लिए वो डिफ़िकल्ट नहीं होगा कि वो लेजिस्लेचर का क्या करे, अप्रूवल लेना। तो ऐसे जो अप्रूवल्स होते हैं, ठीक है, वो लिए या लिए नहीं जा सकते देने के लिए। सच अप्रूवल्स हाउएवर कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। They are the products of intense bargaining and negotiations amongst the members of ruling party or coalition party and even government and opposition. कि ये जो अप्रूवल्स हैं ये किस चीज़ के रिज़ल्ट होते हैं, बारगेनिंग के। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कशन करके यहाँ इस कगार तक पहुँचते हैं कि उस जो भी हमने जो भी लॉ बनाना है उसको अप्रूवल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर जो गवर्नमेंट है उसकी मेजॉरिटी है लोकसभा में लेकिन राज्यसभा में नहीं है, जैसे पहले हुआ था जनता पार्टी रूल इन 1977 में हुआ था, ठीक है, एनडीए रूल में हुआ था 2000 में, जो गवर्नमेंट है उसको फोर्स किया जाएगा कि वो सब्सटेंशियल कंसेशंस बनाए, ठीक है, टू गेन द अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेस। कि उसे क्या बनाने पड़ेंगे, तो कॉलिशन बनानी पड़ेगी ताकि उसे जो है हाउसेस का अप्रूवल मिल सके। मैनी बिल सच एज लोकसभा लोकपाल बिल हैव फेल्ड एनेक्टमेंट, कि काफ़ी जो बिल्स हैं जैसे कि लोकपाल बिल था फेल हो गया था। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल ये भी फेल हो गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था राज्यसभा के द्वारा। नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल। तो जैसे कि पहले मेंशन किया गया था फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं ना प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो बजट के थ्रू आते हैं। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन बनाई जाती है बजट की, ताकि जो भी लेजिस्लेचर है, ठीक है, वो उसका अप्रूवल किया जा सके। फॉर द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये जो ऑब्लिगेशन है ना ये लेजिस्लेचर को अलो करती है कि वो कंट्रोल रखे कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से यूज़ कर रही है मनी को, ठीक है। लेजिस्लेचर रिफ्यूज़ भी कर सकता है गवर्नमेंट को रिसोर्सेज ग्रांट करने के लिए, ठीक है। और ये जो सेल्डम है ये दिस हैपन्स बिकॉज द गवर्नमेंट ऑर्डिनरीली एंजॉय सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो गवर्नमेंट हमें पता है वैसे भी मेजॉरिटी जो है सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट को मेजॉरिटी का। Before granting money, the Lok Sabha can discuss the reasons for which the government requires the money. मनी देने से पहले जो लोकसभा है वो इंश्योर कर सकती है, इंक्वायर कर सकती है कि किन रीजंस के लिए गवर्नमेंट को मनी चाहिए। इट कैन इंक्वायर इनटू केसेस ऑफ मिसयूज ऑफ फंड्स। ये इस चीज़ में भी इंक्वायर कर सकती है कि कहीं जो गवर्नमेंट है वो मिसयूज तो नहीं कर रही फंड्स का, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़, ठीक है। तो इनके रिपोर्ट के द्वारा ये इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल होता है इज़ नॉट ऑन द एम्ड एट फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। लेजिस्लेचर इज़ कंसर्न्ड अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द बजट। जो लेजिस्लेचर है वो उन पॉलिसी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती जो बजट में दिखाई देती हैं, ठीक है, उन पे कंसर्न होता है। थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल लेजिस्लेचर कंट्रोल द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल कंट्रोल से भी लेजिस्लेचर जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी पावर्स को कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पावरफुल नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसमें क्या होता है, सबसे पावरफुल वेपन है एक तो ये जो इनेबल करता है पार्लियामेंट को एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो जितना लंबा जो गवर्नमेंट है उसके पास पार्टी का जो सपोर्ट रहेगा, पार्टी कोलिशन पार्टीज़ का जिनकी लोकसभा में मेजॉरिटी थी, तो जो पावर है हाउसेस की, ठीक है,
द पावर ऑफ द हाउस टू डिसमिस द गवर्नमेंट इज फिक्शनल रादर देन रियल, कि जब तक जो गवर्नमेंट है उसके पास उसके साथ पार्टीज़ के जो मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट रहेगा, ठीक है, तब तक लोकसभा की जो पावर है ना गवर्नमेंट को हटाने की, वो फिक्शनल ही है, ठीक है, मतलब दिखावटी ही है, रियल नहीं है। 1989 के बाद कुछ गवर्नमेंट्स जो हैं तो उनको फोर्स किया गया था, वैसे ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी 1989 के बाद गवर्नमेंट को फोर्स किया गया था कि वो रिज़ाइन कर दे ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। ईच ऑफ दिस गवर्नमेंट lost the confidence of the Lok Sabha because they failed to retain the support of their coalition partners। अब उनको अपने coalition partners का सपोर्ट नहीं मिला, जिससे लोकसभा ने क्या कर दिया, उनको हटा दिया गवर्नमेंट को। जो पार्लियामेंट है ना वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है एग्जीक्यूटिव को और उसको और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बना सकता है। It is however important for this purpose that there is adequate time at disposal of the House. The members are interested in discussion and participate effectively, and their willingness to compromise amongst the government and the opposition। कि जो यहाँ पर एक एडिक्वेट टाइम होता है, ठीक है, हाउस के डिस्पोजल के लिए, जो मेंबर्स हैं वो डिस्कशन के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इफेक्टिवली, ठीक है, विलिंगनेस होती है उनके अंदर कि वो गवर्नमेंट पर कॉम्प्रोमाइज़ करे, मतलब उसके क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से पूछे, ठीक है, और अपोजिशन पार्टी भी हमें पता है होती है। तो लास्ट 2 डिकेड्स में क्या हुआ, देयर हैज़ बीन अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द सेशन ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा में भी क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है सेशंस का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, मतलब काफ़ी टाइम तक डिस्कशन नहीं किया गया, सेशंस नहीं हुए, और उन्होंने अपना टाइम जो है ज़्यादातर डिबेट्स में बिता दिया। जो हाउसेज है ना पार्लियामेंट के हैव बीन प्लैग्ड बाय एब्सेंस ऑफ कोरम, boycott of sessions by members of opposition which deprive the house power to control the executive through discussion। being discussed the role of the speaker, question being asked, ठीक है, मतलब सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, स्पीकर का रोल, क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर region, nature of the issues and of discussion whether they were all of national regional in character। इसमें हमने क्या सीखा, इसमें जनरली एक ही मेन बात बताई गई थी नो कॉन्फिडेंस मोशन में, कि अगर जो गवर्नमेंट है उसके पास सपोर्ट नहीं होता है अपने पार्टनर्स का, मतलब अपनी पार्टीज़ में जो भी मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट नहीं होता, या फिर वो छोड़कर चले जाते हैं पार्टीज़ को, तो जो लोकसभा है, ठीक है, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन अलाउ कर देती है और गवर्नमेंट को हटाया भी जा सकता है। व्हाट डू द कमेटीज़ ऑफ पार्लियामेंट डू। अब कमेटीज़ भी हमने पढ़ी है, काफ़ी कमेटीज़ भी होती है, तो कमेटीज़ क्या करती है पार्लियामेंट की। एक सिग्निफिकेंट फीचर जो है लेजिस्लेटिव प्रोसेस का, वो है कमेटीज़ का अपॉइंटमेंट बहुत सारे लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए। कमेटीज़ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लॉ मेकिंग में, डे टू डे बिजनेस में। अब पार्लियामेंट तो सेशंस के दौरान ही मिलती है, मतलब हर रोज, मतलब जब वो सेशंस रखती है तभी पार्लियामेंट मिलती है, तो इसके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, और जो लॉ मेकिंग है उसे डेप्थ में स्टडी करने की ज़रूरत है, अच्छे से इशू को देखने की ज़रूरत है। तो इससे क्या होता है, कुछ ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंस बढ़ी भाई, रिक्वायरमेंट हुई किसकी, कमेटीज़ की। और भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसके, जैसे कि स्टडिंग द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स मेड बाय द वेरियस मिनिस्टर्स, लुकिंग इनटू द एक्सपेंडिचर वगैरह में देखते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ करप्शन के केसेस को भी देखते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो है ना वो ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। 1983 से इंडिया ने डेवलप किया था सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़, ठीक है, एंड यहाँ पर 20 ऐसे डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटीज़ हैं। स्टैंडिंग कमेटी सुपरवाइज द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती है ना, काफ़ी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का क्या करती है, सुपरवाइज करती है उनके काम को, उनके बजट को, उनके एक्सपेंडिचर को, एंड बिल दैट कम अप इन द हाउस रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट। अपार्ट फ्रॉम स्टैंडिंग कमेटीज़ के अलावा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो है उन्होंने भी अपनी पोजीशन एक्यूपाई कर ली है कंट्री में, ठीक है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ भी बनाई गई।
यानी कि JPCs, ठीक है, तो वो सेट की जा सकती है। वो क्यों बनाई गई? फॉर द पर्पज़ ऑफ डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर बिल, किसी भी पर्टिकुलर बिल को डिस्कस करने के लिए। जिसकी जो जॉइंट कमेटी है वो बिल को डिस्कस करती है, ठीक है, बिल को, किसी भी पर्टिकुलर बिल को डिस्कस कर सकती है फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी होती है तो उसके उसके पर्पज़ के लिए इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी सिलेक्टेड फ्रॉम बोथ हाउसेस। और ये जो JPCs होती है, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटीज़ जो होती हैं, ठीक है, जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटीज़ जो होती हैं, तो ये दोनों ही हाउसेस से सिलेक्ट की जाती है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। जो कमेटीज़ होती है ना, हैज़ रिड्यूस्ड द बर्डन ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के ऊपर बहुत सारा बर्डन था, मतलब कितने सारे इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, कितनी सारी पॉलिसीज़ होती हैं, तो उन सारी चीज़ों पर पार्लियामेंट अकेली तो डिस्कस नहीं कर सकती है, डिबेट नहीं कर सकती है, और इससे उनका टाइम भी काफ़ी वेस्ट होगा, इसलिए कमेटीज़ बना दी गई। तो JPCs जो हैं उन्होंने पार्लियामेंट का काफ़ी बर्डन जो है उसे कम कर दिया है। मैनी इंपॉर्टेंट बिल हैव बीन रेफर टू कमेटीज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं तो वो कमेटीज़ को दे दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। जो पार्लियामेंट होती है तो वो अप्रूव कर देती है जो भी कमेटीज़ में जो भी वर्क किया जाता है, ठीक है, उसमें कुछ ही थोड़ी बहुत चेंजेस करती है, थोड़ी बहुत अल्ट्रेशंस करती है। ऑफ कोर्स लीगली स्पीकिंग नो बिल कैन बिकम लॉ एंड नो बजट विल बी सैंक्शनड अनलेस अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि कोई भी बिल जो है वो लॉ बन ही नहीं सकता है, कोई बजट सैंक्शन नहीं किया जा सकता जब तक उसे पार्लियामेंट का अप्रूवल ना मिल जाए। बट द पार्लियामेंट रेयरली रिजेक्ट द सजेशन मेड बाय द कमेटीज़। लेकिन जो पार्लियामेंट है वो कमेटीज़ ने जो भी सजेशंस बनाए हैं, ठीक है, उसको बहुत कम रिजेक्ट करती है। नेक्स्ट है हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। पार्लियामेंट अपने आप को कैसे रेगुलेट करके रखती है। हमने पार्लियामेंट देखा तो एक डिबेटिंग फॉर्म पढ़ा हमने पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट में बहुत सारी डिबेट्स होती हैं। इट इज़ थ्रू डिबेट्स दैट पार्लियामेंट परफॉर्म ऑल इट्स वाइटल फंक्शन। डिबेट्स के थ्रू ही अपने इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है। ऐसे जो डिस्कशंस हैं मस्ट बी मीनिंगफुल एंड ऑर्डरली सो दैट द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट आर कैरीड आउट स्मूथली एंड इट्स डिग्निटी इज इंटैक्ट। ऐसे जो डिस्कशंस होते हैं वो मीनिंगफुल होते हैं, ठीक है, मीनिंगफुल होने चाहिए, एंड जो फंक्शंस हैं पार्लियामेंट के वो बहुत अच्छे तरीके से किए जाते हैं, ठीक है, स्मूथली किए जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज़ मेड सर्टेन प्रोविजंस टू इंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ द फाइनल अथॉरिटी इन रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ लेजिस्लेचर। कि अब लेजिस्लेचर को भी कोई कंट्रोल करेगा, तो लेजिस्लेचर में कौन फाइनल अथॉरिटी होती है, किसके पास होती है? प्रेसिडिंग ऑफिसर के पास होती है, ठीक है। देयर इज वन मोर वे इन विच द प्रेसिडिंग ऑफिसर कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। एक और तरीका जिससे मेंबर्स के बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है, प्रेसिडिंग ऑफिसर जो कि करता है। तो हमने देखा होगा एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो फिर देख लेते हैं। ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के उनको इलेक्ट किया जाता है कुछ पॉलिटिकल पार्टी के टिकट्स पर। जैसे हम देखते हैं ना, टिकट्स भी उसमें होती है, ठीक है, जब भी इलेक्शंस होते हैं। तो अब क्या होगा, व्हाट वुड हैपन इफ़ दे डिसाइड टू लीव द पार्टी आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड। अगर कोई एक पार्टी है, अगर वो इलेक्ट हो जाती है, ठीक है, इलेक्ट होने के बाद वो पार्टी के कुछ मेंबर्स डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें क्या करना है, पार्टी को छोड़ना है, तो क्या किया जाता है, ठीक है। इससे तो इरेगुलरिटी हो जाएगी बहुत सारे सालों तक, मतलब बहुत फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है, बहुत सालों तक क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद ये जो इशू था ना वो अनरिजॉल्व रहा, मतलब सॉल्व ही नहीं हुआ। फाइनली एक एग्रीमेंट बनाया गया पार्टीज़ में कि जो लेजिस्लेचर है जो इलेक्ट किया गया है एक पार्टी के टिकट पर, तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा डिफेक्ट करने से टू अनदर पार्टी, मतलब दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता अपनी पार्टी को छोड़ के। अमेंडमेंट बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, वो थी 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। इसको एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट का नाम दिया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ का नाम दिया गया। इट हैज़ ऑल्सो बीन सब्सिक्वेंटली मॉडिफाइड बाई द 91st अमेंडमेंट, ठीक है, इसको बाद में मॉडिफाई भी किया गया 91st अमेंडमेंट में।
प्रेसिडिंग ऑफिसर के पास, हाउस के प्रेसिडिंग ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती है, फाइनल अथॉरिटी होती है, जो फाइनल डिसीजंस जो हैं ऐसे केसेस में लेते हैं. If it is approved that a member has defected, then such member loses the membership of the house. कि अगर किसी मेंबर ने अपनी पार्टी चेंज की या फिर ऐसा इलेक्टेड होने के बाद भी उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है, तो ऐसे मेंबर जो है उसको मेंबरशिप नहीं मिलती हाउस में. Besides, such a person is also disqualified from holding any political office like ministership etc. फिर वो कोई भी पॉलिटिकल वर्क है उसमें वो काम नहीं कर सकता है. अगर उसने किसी भी मेंबर ने ऐसा किया है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करने के लिए. अब देखते कि डिफेक्शन क्या होता है. व्हाट इज़ डिफेक्शन? अगर कोई मेंबर जो है वो हाउस में एब्सेंट रहता है, ठीक है, व्हेन आस्क्ड बाय पार्टी लीडरशिप टू रिमेन प्रेजेंट, जब उसको प्रेजेंट रहना चाहिए और वो एब्सेंट रहता है हाउस में, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो है वॉलंटरी एक्शन उठाए जाते हैं. ठीक है, मेंबरशिप उसे नहीं दी जाती है पार्टी में, उसको कहा जाता है डिफेक्शन. Experienced of the past 20 years show that anti-defection amendment has not been able to curb defections. कि ये जो past 20 years है उसमें एक्सपीरियंस किया गया है, इसमें ये दिखाया गया है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना वो सक्सेसफुल नहीं रहा. इसकी अमेंडमेंट जो है वो इतनी एबल नहीं बनी है अब तक कि वो इन डिफेक्शंस को रोक सके. कि ये जो लोग ऐसे पार्टी छोड़ देते हैं तो इस चीज़ को रोक सके, अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया. बट इट हैज़ गिवन एडिशनल पावर्स टू द पार्टी लीडरशिप एंड द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर ओवर द मेंबर्स. लेकिन इसने क्या है, एडिशनल पावर्स दी है पार्टी लीडरशिप को, प्रेसिडिंग ऑफिसर को लेजिस्लेचर के मेंबर्स पर. ठीक है, सो ये हमारा चैप्टर था जो कि अब कंप्लीट हो गया है. अगर आपको इसके सॉल्यूशंस भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं.